बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम नेफ्रोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो मैं थोड़ा जल्दी करवाऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम वक्त में हम ज़्यादा कवर कर सकें, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो एक्यूट रीनल फेलियर है और फिर सेकंड है क्रोनिक रीनल फेलियर। तो आपको नाम से तो ज़ाहिर हो रहा होगा कि एक्यूट का क्या मतलब है, क्रोनिक का क्या मतलब है, ठीक है। एक्यूट जो कि अचानक से हो जाता है, क्रोनिक जो कि एक लंबे अरसे तक चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट के ऊपर यहाँ पे लिख लें कि सीवियर सडन अचानक से होता है और ये रिवर्सिबल लॉस होता है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, रिवर्सिबल लॉस है। मतलब आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ट्रीट करके आप इसको सही कर सकते हो। लेकिन आगे जो आप क्रोनिक पढ़ोगे ना तो वो इरिवर्सिबल लॉस है, मतलब आप उसको सही नहीं कर सकते। वो क्रॉनिकली जो है ना डैमेज होता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी में मैंने आपको बता दिया जो मेन चीज़ है कि रिवर्सिबल लॉस होता है। उसके बाद हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वाइवा में पूछा कि व्हाट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। आप बोलोगे कि मैम एक्यूट किडनी इंजरी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास आता है उसका जो यूरिन आउटपुट होता है वो 0.5 ml पर kg पर आवर से कम होता है। मतलब इसमें जब हम उसको नोट करते हैं ना 6 घंटे में उसका हम नोट करते हैं तो उसको इतना 0.5 से भी उसका कम यूरिन निकल रहा होता है। तो इसका मतलब ओलिगो यूरिया का केस होता है। और जब पेशाब कम निकल रहा है तो खुद सोचो कि बॉडी से क्रिएटिनिन या यूरिया की एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही। जब नहीं हो पा रही तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। तो ये है एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। सिंपल, ये आपने बता दिया, ठीक है। मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ ना, मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ तो कहानी की तरह ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। तो आपने जिस तरह से बता दिया आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे कि वाह हाँ इसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, रट के नहीं जाना। आपने क्या कहा, पेशेंट जो है आप व्हाट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी काइंडली डिफाइन इज। तो आप बोलोगे मैम एक्यूट किडनी इंजरी में ये होगा कि ओलिगी यूरिया का केस होगा, 0.5 से भी कम निकल रहा होगा उसका यूरिन आउटपुट। और हम 6 घंटों में वो देख रहे होंगे 6 घंटे से ज़्यादा हो गया लेकिन उसका फिर भी 0.5 से कम निकल रहा होगा। और जब पेशाब कम निकल रहा है तो इसका मतलब कि क्रिएटिन यूरिन बॉडी में बढ़ रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो 0.3 ये याद रखनी है, 0 mg पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा क्रिएटिन आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है या 50% या 50% से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना, ये आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने एक कहानी की तरह आपको बता दिया। उसके बाद आप आपसे पूछेंगे अच्छा बेटा इसकी टाइप्स क्या होती है। आप बोलेंगे मैम प्री रीनल होता है, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर होता है और पोस्ट रीनल फेलियर होता है। अब प्री रीनल क्या है, इंट्रिंसिक रीनल क्या है, पोस्ट रीनल फेलियर क्या है, प्री पहले पोस्ट बाद में रीनल फेलियर, ठीक है, कि मैं आपको सब बता दूँ। सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि क्या होता है। उसके बाद आपके पास अगर पेशेंट आता है एक्यूट किडनी तो आप क्या वर्कअप करोगे। आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लोगे। हम यही करते हैं ना, हम उन्हें अब्बासी में भी जब वार्ड में गए थे तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते थे। उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, नेफ्रोलॉजी में हम ज़ाहिर सी बात है हम पता चलेगा कि बंदे का जो है ना ये केस है। तो हम यूरिन एवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, उसके यूरिन आउटपुट देखेंगे कि उसका यूरिन कितना निकल रहा है, ठीक है, उसको नोट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे और साथ में यूरिन सेडिमेंट देखेंगे। यूरिन सेडिमेंट का क्या मतलब है, क्या आप उसमें देखोगे कि उसके ल्यूकोसाइट, उसमें ल्यूकोसाइट कितने आ रहे हैं, उसमें आरबीसी आ रहे हैं यानी उसमें ल्यूकोसाइट है, उसमें एपिथेलियल है यानी उसमें बैक्टीरिया फंजाई पैरासाइट तो नहीं आ रहे। तो ये यूरिन सेडिमेंट है जो कि आपने एनालिसिस करनी है, एवोल्यूशन करनी है यूरिन की। इलेक्ट्रोलाइट और ऑस्मोलिटी चेक करनी कि ऑस्मोलिटी ज़्यादा है कम है क्या है, ठीक है। कम है तो प्री रीनल का कॉज है, ज़्यादा है वो सब मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। अब फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे है कि यूरिन सोडियम डिवाइड बाय प्लाज्मा सोडियम, यूरिन क्रिएटिनिन प्लाज्मा क्रिएटिनिन, इस तरह से भी याद कर सकते हो। यूरिन सोडियम डिवाइड बाय यूरिन क्रिएटिनिन प्लाज्मा मल्टीप्लाई प्लाज्मा क्रिएटिनिन, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मेन चीज़ जो है वो क्या है कि अगर आपका लेस देन 1% आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम अगर आपका लेस देन 1% आ रहा है कि सोडियम नहीं 1% से भी कम निकल रही है तो इसका मतलब कि प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी का कॉज है, ठीक है, प्री रीनल है। और अगर मोर देन 2% है, ठीक है, तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का कॉज है। अब यहाँ पे आप रट्टा नहीं लगाओ, आगे जब मैं आपको 1 बाय 1 प्री रीनल ये सब समझाऊंगी ना तो खुद ये आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक है। उसके बाद है कि फ्रैक्शन एक्सक्रीशन की आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है, वो आपको ये बताती है कि यूरिन सोडियम कितना हो रहा है। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन आपको मतलब सेम ही इन्फॉर्मेशन देती है। ये कह रहे हैं जो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन सोडियम है ना वो आपको सेम इन्फॉर्मेशन देती है जो आपको यूरिन सोडियम देती है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे मैं आपको बता भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यूरिन सोडियम कम निकल रही है, कम क्यों निकल रही है, क्योंकि पेशेंट का पेशाब भी कम निकल रहा है तो यूरिन सोडियम तो कम ही होगी ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये लेस देन 20%। अब आगे मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। एजोटोमिया क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो, जब रिड्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी के पास, ठीक है, तो उसे कहते हैं। अच्छा आगे आ जाओ, मैं आपको जब बताऊँगी ना 1 पॉइंट तो आपको समझ। उसके अलावा हम क्या करेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। अल्ट्रासाउंड में हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन का केस तो नहीं है,
जिसकी वजह से पेशाब कम निकल रहा है, ठीक है। या एवोल्यूट करेंगे, साइज़ ऑफ किडनी देखेंगे कम छोटा या बड़ा, क्या साइज़ है। सीरोलॉजीज देखेंगे, ग्लोमेरुलर को इन्फेक्शन का केस तो नहीं है, रीनल बायोप्सी कर लेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ हमारे पास आती है, सारा एक मेन इंट्रोडक्शन था। अब मेन चीज़ यहाँ से जो मैं समझाऊंगी ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब प्री रीनल एक एक्यूट किडनी इंजरी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं प्री रीनल ना। प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, ये 40 to 80% यही पाया जाता है, ठीक है। ये आप अपने बुक के साइड पे लिख लिया 40 to 80%। और जबकि 40 to 80% मैंने कह दिया, तो इसका मतलब कि मोस्ट कॉमन कॉज है, ये कहने की ज़रूरत है मुझे, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट किडनी इंजरी का, प्री रीनल, ठीक है। जब ये जो है ना रिवर्सिबल होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, अब इसके ये प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी होती क्यों है, अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि देखो सबसे पहले तो अगर इफेक्टिव आर्टियल वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। अब वो कैसे डिक्रीज़ हुआ है, कोई हाइपोवॉल्यूम का केस है, मतलब पेशेंट आपके पास आ रहा है कि उसे डायरिया हुआ है लंबे अरसे तक, या वोमिटिंग हो रही है, या जो है ब्लड लॉस का केस आया है, ठीक है, हेमरेज का केस आया है, बर्न का केस आया है, तो आप समझ जाओगे कि हाइपोवॉल्यूमिक का केस है, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्री रीनल की किडनी इंजरी आप सपोज कर सकते हो। दूसरा आता है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, कि उसका कंजेस्टेड हार्ट फेलियर का पेशेंट, तो उसका मतलब कार्डियक आउटपुट कम है, ब्लड फ्लो कम जा रहा है किडनी तक। सेप्सिस का केस है, वेज़ोडाइलेशन तो है, लेकिन क्या हुई इफेक्टिव वेज़ोडाइलेशन। सेप्सिस में ये होता है ना कि सिस्टम में वेज़ोडाइलेशन होती है, वो ब्लड बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, वहाँ से जो है ना किडनी को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि उससे जो है ना एक्सचेंज कर सके प्रॉपरली, ठीक है। तो ये 3 कॉजेज़ होते हैं आपके प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी में, ठीक है। तो ये आपको याद में ऐसे बता रही हूँ जैसे कोई कहानी, जैसे आप हॉस्पिटल में बैठ के एक पीशन को देख रहे हो, इस तरह से मैं बता रही हूँ। लोकल कोज में क्या होता है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है, कि जो रीनल आर्टरी है ना उसमें ही कोई स्टेनोसिस हो गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या वो जो है वेजो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। और वो क्यों हो गई है, आपने कोई ऐसी मेडिकेशन ली है, कोई जॉइंट पेन के लिए ली है, एनसेड लिए, कोई बीपी के लिए खा रहा है, तो कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट ले रहा है, तो कोई हेपेटोरीनल सिंड्रोम के साथ आ रहा है, तो इन केसेस में खुद रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो जब रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो कम जाएगा किडनी के पास, तो वहाँ पे प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। या कोई रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो वहाँ पे प्री रीनल एक्यूट है। कोई ये तीनों केसेस है तो इसमें प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। अब ये मैंने सब आपको सिर्फ कॉजेज़ बताएं, डेफिनेशन और कॉजेज़ बताएं। अब मैं आपको इसकी जो है ना डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बताऊंगी। अब लेबोरेटरी फाइंड में हमें कास्ट क्या मिलेगी प्री रीनल के लिए, हमें कास्ट हाइलिन कास्ट मिलेगी। हाइलिन कास्ट क्या होती है, ये डिहाइड्रेशन को डिनोट करती है। किस तरह से, ये जो है ना इसमें आरबीसी डब्ल्यूसी फैट बॉडीज रैप हुए होते हैं प्रोटीन मैट्रिक्स में। इतना याद आप याद रखो, बस ये याद रखना हाइलिन कास्ट डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो जो है ना वो आपको बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा वो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि ये आप जो पेशेंट को जो है ना मतलब पेशाब भी कम आ रहा है, तो जब पेशाब कम आ रहा है तो क्या होगा, प्री रीनल में पेशाब पेशेंट को कम आ रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लेस देन 1% है, ठीक है। मतलब जो सोडियम है उसकी भी एक्सक्रीशन कम हो रही है, क्योंकि पेशाब भी कम कर रहा है वो, तो इसका मतलब कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी कम हो रही है, लेस देन 1% हो रही है। तो और ये तो आपको याद रखना है कि क्रिएटिनिन रेशियो ये नहीं बढ़ रहा है बॉडी में। और यूरिन सोडियम क्या है, वो भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि पेशाब कम कर रहा है ना पेशेंट। प्री रीनल एक्यूट किडनी में ये कि ओलिगोयूरिया के केस है वो पेशाब कम कर रहा है, तो यूरिन सोडियम भी कम है और फ्रैक्शन एक्सक्रीशन सोडियम भी लेस देन 1% है। यूरिन ऑस्मोलिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जब सोडियम कम होता है तो आपको पता है कि ऑस्मोलिटी क्या है होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कम निकल रहा है ना, तो ऑस्मोलिटी क्या होगी, मोर देन 500, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, तो ये हिंट के साथ आपने याद रखना है, कुछ भी याद नहीं है। देखो हाईलाइन कास्ट याद रखना है, कास्ट ये वाली। और आपने दूसरी जो मेन चीज़ देखनी, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लेस देन 1% है। ये दोनों आपको सेम ही चीज़ बताती है। पहले भी मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और यूरिन सोडियम आपको सेम ही बात बताती है कि यूरिन सोडियम लेस देन 20 की सोडियम जो है ना वो नहीं निकल पा रही, क्योंकि पेशाब कम कर रहा है पेशेंट ना, और फ्रैक्शनल मतलब यूरिन आउटपुट कम आ रहा है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है लेस देन 1%। और जब सोडियम कम है तो ऑस्मोलिटी ज़्यादा है, तो ये मेन चीज़ है। एमसीक्यूज़ में यही आता है कि ऑस्मोलिटी ज़्यादा है, यूरिन सोडियम कम है, तो आप समझ जाओगे प्री रीनल का केस है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो अंडरलाइंग कॉज देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई कंजेस्टिव का केस है या कोई सेप्सिस का केस है तो आप उसको ट्रीट करो, हाइपोल तो आप उसको ट्रीट करो, ठीक है। रिस्टोर करो ब्लड वॉल्यूम को और मॉनिटर करो सेंट्रल वीनस प्रेशर, पल्मोनरी वेज प्रेशर को। ये सारा सर्जरी में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। आयरन टॉपिक एजेंट दे दो अगर कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है तो आप रिस्टोरेशन कर दो, ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करो तो मेटाबॉलिक ट्रीट हो जाएगी। मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ कि मैं सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ये हो जाए। या आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो, ठीक है, उससे भी आपकी मेटाबॉलिक एसिड ट्रीट हो जाएगी। ये चीज़ें ना आपको एमसीक्यूज़ आता है कि आप क्या करोगे ट्रीटमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है।
या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए क्या करोगे, तो आप तो क्या रिस्टोर करोगे ब्लड वॉल्यूम को, या आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे दोगे सीवियर केसेस में, ठीक है, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए। इंटेंसिव रीनल फेलियर, रीनल एक्यूट किडनी की 10 से 30% होता है। अब इसकी कॉजेस में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, मोस्ट कॉमन कॉज यही है, ये एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है, कि कौन सा है मोस्ट कॉमन। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, फिर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसके नाम से ही जाहिर कोई इन्फेक्शन हो गया। कंट्रास्ट इंड्यूस एक्यूट किडनी रेब्डोमायोलाइसिस, मतलब कोई मसल टिश्यू की ब्रेकेज हो रही है, ठीक है, वहाँ से मायोग्लोबिन रिलीज होता है, वो आपकी किडनी को हर्ट कर सकता है। स्मॉल वेसल डिसीज़ हो सकती है रीनल में, कि कोई एम्बोलाई फंस गया है, कोई थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हो गई है, तो ये सारा जो है रीनल के अंदर है, ठीक है। रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, कोई नेफ्राइटिस हो गया, कोई ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई, कोई इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गई, तो ये सारे ऐसे कॉज है कि आपको पता चल रहा है कि ये ना ही प्री है ना ही पोस्ट है, ये रीनल एक्यूट किडनी इंजरी है। और मोस्ट कॉमन कॉज आपने याद रखना है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, रीनल कॉज किसकी वजह से? इस्कीमिया, के ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें होता है नेफ्राइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, कोई ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आगे आपको बताऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन कॉज है इंटेंसिव रीनल फेलियर की। इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ये किस वजह से होता है? कि इस्कीमिया हो गया है, मतलब ब्लड फ्लो नहीं जा रहा किडनी के पास, से कोई टॉक्सिन की वजह से। वो टॉक्सिन ने क्या किया कि जो ट्यूबुलर सेल थे ना, जो रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे सोडियम की और वाटर की, वो ट्यूबुलर सेल्स की स्लविंग ऑफ हो गई है, मतलब वो जो है ना ख़त्म हो गए हैं वो। तो जब वो ख़त्म हो गए तो ना ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ना ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो क्या होगा? यूरिन। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी सोडियम और वाटर की, तो डाइल्यूट यूरिन निकलेगा ना, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। तो डाइल्यूट यूरिन जब निकलेगा तो ऑस्मोलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? लो होगी ना। तो ये आपको एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे रीनल एक्यूट किडनी में ऑस्मोलिटी आपको कम मिल रही है, जबकि यहाँ पे आपने प्री रीनल में क्या पढ़ा था कि ऑस्मोलिटी आपको ज़्यादा मिल रही है। तो देखिए कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको मिल गया। अच्छा, इसके अलावा स्कीमिया जो है प्रोग्रेशन ऑफ प्री रीनल डिसीज़, मगर प्री रीनल डिसीज़ थी, उसके बाद उसको स्कीमिया रहा तो वो रीनल तक चला गया, ठीक है, सेकंड टाइप पे आ गया। अब टॉक्सिन क्या है? ड्रग्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम्फोटेरिसिन, सिस्प्लास्टिन। इसको मैंने ये याद किया, देखो एक्यूट है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ए से तो अमाइनोग्लाइकोसाइड भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एम्फोटेरिसिन भी ए से स्टार्ट हो रहा है, और सिस्प्लास्टिन आप यहाँ से ले लो कि नेक्रोसिस में सी है ना, तो सिस्प्लास्टिन इस तरह से। जेंडामाइसिन एसिड, ये भी आप लिख लो। पिगमेंट्स की वजह से हो सकता है हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मैंने भी आपको यहाँ पे एक डिसीज़ बताई थी रेब्डोमायोलाइसिस, की मसल की ब्रेकडाउन की वजह से मायोग्लोबिन रिलीज़ हो रहा है, और किडनी से जब सिक्रीट होगा तो वो किडनी को हर्ट करेगा। तो मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स में आ गए, प्रोटीन हो गया, इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन हो गई, क्रिस्टल हो गया, यूरिक एसिड है, एसाइक्लोमेथोट्रिक डिजीज चीज़ है। अच्छा, ये क्लिनिकल कोर्स के इनिशिएशन फेज़ में क्या होता है, ये सब पढ़ लो। इतना इनिशियल फेज में यही होता है कि वो बस यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है, और वो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन से बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस फेज में क्या होगा? ओलिगोयूरिया होगा, लेस देन 400 मिलीलीटर पर डे होगा, और हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ये 3 चीज़ें। और रिकवरी में क्या हो जाएगा कि यूरिन जो वॉल्यूम है थोड़ा वो बढ़ जाएगा, और हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, लेकिन वो जो है इन्फेक्शन के लिए वनरेबल हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको मैं बार बार रिपीट करती हूँ। अब जैसे कि अब इसमें कास्ट हमें क्या मिलेगी? ग्रेनुलर मडी ब्राउन कास्ट मिलेगी। और ये तो जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो है वो क्या होगा? वो कम होगा इसमें। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये कम है, जबकि आपने उसमें देखा था प्री रीनल में कि उसमें ज़्यादा था, क्योंकि उसमें जो है फ्रैक्शनल एक्सिशन सोडियम, यूरिन सोडियम वो लेस देन 1% और लेस देन 20 था, तो इस वजह से वो वहाँ पे क्रिएटिनिन रेशियो ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा था? एक्यूट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ये देखा था कि जो ट्यूबुलर सेल है वो लॉस्ट हो गए थे, जिससे लॉस ऑफ सोडियम, जो रीअब्जॉर्प्शन जो थी ना सोडियम की और वाटर की, वो अब नहीं रही, क्योंकि ट्यूबुलर सेल ही लॉस हो गए। यही देखा था ना। तो इसका मतलब हम ऑस्मोलिटी क्या होगी? इसमें डाइल्यूट यूरिन निकलेगा, और ऑस्मोलिटी इसमें होगी, लो होगी, ठीक है। ये आपने देखा था कि लॉस ऑफ सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है डाइल्यूट यूरिन निकलता है। जो डाइल्यूट यूरिन निकलेगा तो आप खुद सोचो कि डाइल्यूट यूरिन में जो आपका फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है वो क्या हो जाएगा? मोर देन 2% हो जाएगा, और यूरिन सोडियम भी ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा पेशाब बाहर निकल रहा है तो ज़्यादा सोडियम भी बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो इस तरह से आप याद रखो कि डाइल्यूट यूरिन जब निकल रहा है तो एक तो ऑस्मोलिटी कम होगी, एक हिंट आपको ये मिल गया, और दूसरा जब पेशाब ज़्यादा निकल रहा है तो सोडियम भी ज़्यादा निकलेगा, 20 मिलीमोल पर ज़्यादा होगा, जबकि प्री रीनल में आपने कम देखा था, क्योंकि उसमें कम निकल रहा था, ठीक है, और ये भी आपको 2% मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह से याद रखो। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। एक्यूट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक्यूट इंडस्ट्रियल नेफ्राइटिस, क्योंकि यहीं से आते हैं MCQs। इसमें क्या होता है?
इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में ये होता है कि डैमेज हो जाते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और उसमें एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, या इज़ोनोफिल्स जो है ना वो अटैक करते हैं सेल्स पे। अब इसमें जो है ना देखो पीआर है ना नेफ्राइटिस में, तो आप पेनिसिलिन याद कर लो, और सेफेलोस्पोरिन में भी देखो पीआर है। सल्फर ड्रग्स में भी आप पी से याद कर लो, फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, और फिनोटाइन में भी पी आ रहा है, रिफेम्पिन में भी पी आ रहा है, क्विनोलॉन्स, एलोपेरोनॉल, ए से याद कर लो, ठीक है, कि सब ड्रग्स पता होनी चाहिए क्यों आपसे पूछते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेटिव सर्कोइडोसिस में ये होता है कि इसमें जो है ना आपके क्लस्टर होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स के, ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं ऑर्गन्स के अंदर, इन्फिल्ट्रेटिव इस वजह से कह रहे हैं। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ऑटोइम्यून SLE की वजह से हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल्स देख लो, लुक फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, आप ये देखोगे कि उसमें जो है ना ब्लड यूरिन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बड़ा होगा, और इसमें आपको फीवर मिलेगा, रैश मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ये बढ़ा हुआ नज़र आएगा, और इसमें आपको ना फीवर, इसके साथ जब ये बढ़ता है ना तो आपको फीवर होगा, मतलब आपको नहीं, पेशेंट को फीवर होगा, रैश होगा, जॉइंट पेन होगा, इज़ोनोफिला और इज़ोनोफिलो यूरिया होगा, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि नेफ्राइटिस के केस में WBC और RBC, WBC, कास, इज़ोनोफिला, ये सब आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो है ना आपको कम मिलेगा, सेम जिस तरह से आपको यहाँ पे कम मिल रहा था, इस तरह से रीनल में याद रखना कि ब्लड यूरिन कंटेंट रेशो कम मिलता है, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन होता है, और डाइल्यूट यूरिन की वजह से जो है ना यूरिन सोडियम और फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आपको, मतलब वो ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, तो वो यूरिन में ज़्यादा होता है, यूरिन सोडियम आपको ज़्यादा एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और ऑस्मोलिटी कम इस वजह से होती है कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट है, वो रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, ना ही सोडियम की ना ही वाटर की, इस वजह से वो यूरिन सोडियम बाहर निकाल रहा है, इस वजह से यूरिन सोडियम यहाँ पे मोर देन 20 नज़र आ रहा है, और फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन मोर देन 2% है। ये रीनल एक्यूट में, दोनों में, एक्यूट में भी और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में भी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में भी, ठीक है। और दोनों में जो है ना ये क्रिएटिनिन रेशो कम होती है, जबकि आपने प्री में देखा कि उसमें ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मडी ब्राउन कास्ट है, यहाँ पे RBC WCB कास्ट नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो अंडरलाइन कोज को ट्रीट करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, वॉल्यूम डिप्लीशन जो है उसको इंट्रावेनस फ्लूइड से करेक्ट करेंगे, फिर ब्लड कल्चर करेंगे, ठीक है। अगर कोई सेप्टिक का केस है, एम्पेरिक एंटीबायोटिक वो करेंगे, रीनल एक्सिटिव ड्रग देंगे, जेंटामाइसिन लाएगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो आपको एक्सेलरेट रिकवरी करवा सकती है। इंडस्ट्रियल नेफ्राइटिस में शायद MCQ भी आया है। अब ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन किस तरह करेंगे, हाइपरकैलेमिया को किस तरह से करेंगे, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दे, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है। उसके बाद हम इंसुलिन ग्लूकोज भी दे सकते हैं, जो कि पोटेशियम को सेल के अंदर जो है ना शिफ्ट करवा देता है। ये बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, जो कि सल्बुटामोल नेबुलाइजर है, जो कि क्या करेगा, सेलुलर रीअपटेक करवाएगा पोटेशियम की। या हम क्या कर सकते हैं, केक्सिलेट दे सकते हैं, जो कि सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट है। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है पोटेशियम को फ्रॉम बॉडी से। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि BCQ आ जाता है, कोई सिनेरियो में पूछा जा सकता है। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है कि हम जब पल्मोनरी एडिमा कोई केस होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा देंगे बाय फेस मास्क। दूसरा हम ये करेंगे कि हम चाहेंगे कि वीनस वेज़ोडाइलेशन हो, ताकि जो है ना एडिमा को कंट्रोल किया जा सकते, तो उसमें हम मॉर्फिन दे देंगे, फ्यूरोसेमाइड दे देंगे, ताकि जो है ना जो फ्लूइड जो है ना वो स्क्रीट हो। फ्यूरोसेमाइड डायरेटिक है ना। और फिर हम अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इंटीनल, तो अर्जेंट हाइमोडायलिसिस कर लेंगे, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा के लिए। और साथ में कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर लगा देंगे, वेंटिलेशन पे लगा देंगे। एक्टिव ब्लीडिंग है तो फ्रेशन प्रोजनाए प्लेटिलेट दे देंगे, ठीक है, ताकि वो स्टॉप हो सके। अगर तब भी नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, हमें सेव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। और इतना मेंटेन करना है 10 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और हेमोग्लोबिन रेट की बात की तो मोर देन 30%। डेस्मोप्रेसिन देंगे ताकि फैक्टर 8 की एक्टिविटी बहाल हो सके, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो सके और प्लेटलेट काम कर सके, ठीक है। नॉर्मलाइज ब्लीडिंग टाइम। एक्टिव डायलिसिस जो है ना, एक्यूट डायलिसिस जो है ना, अब इसमें क्या करते हैं, ये आपको इंडिकेशन पता होनी चाहिए कि कब हम कर सकते हैं। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हाइपरकैलिया मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर हो, वॉल्यूम ओवरलोडेड हो, मतलब पल्मोनरी एडिमा का केस हो, हाइपरकैलिमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस हो, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, यूरिन पेरिकार्डाइटिस, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ठीक है। हमने साथ में ट्रीटमेंट भी बता दी। उसके बाद पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी पे आ जाओ। ये लीस्ट मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, इतना नहीं देखा गया। ये किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट हो गई, ठीक है, जिस तरह से वो उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, कोई स्टोन हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन ट्रैक्ट। और जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इंट्रा ट्यूबुलर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जब वो बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा,
अब इसमें ब्लैडर नेक पे और बायलेटरल यूरेटर की ब्लैडर नेक में ये होगा कि प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ये कार्सिनोमा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से। और बायलेटरल यूरेटर मतलब कोई मेलिग्नेंसी हो गई, कोई रेट्रोपेनल फिब्रोसिस हो गई, ठीक है, कोई स्टोन की वजह से वो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें ब्लड यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो में बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशाब जो है मतलब यूरिन आउटपुट कम निकल रहा है, तो इस वजह से ये आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जबकि हमने रीनल किडनी इंजरी में इसको कम देखा था, और प्री रीनल में भी प्री रीनल और पोस्ट रीनल में ये दोनों ज़्यादा होंगे, जबकि आपका रीनल में ये कम होगा, ठीक है। एक चार्ट बना लो जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको नोट कर लो। पहले मैंने क्या बताया, ब्लड यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो प्री रीनल में ज़्यादा होता है, पोस्ट में भी ज़्यादा होता है, लेकिन रीनल एक्यूट किडनी जिसमें ट्यूबुलर और नेफ्राइटिस वाले में दोनों में ये कम होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया ऑस्मोलरिटी जो है प्री रीनल में ज़्यादा होती है और पोस्ट में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि प्री रीनल में ऑस्मोलरिटी प्री रीनल में जो है वो पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन सोडियम कम होता है और फ्रैक्शन सोडियम भी कम होता है, ठीक है। यही है ना। और साथ में उस ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सोडियम जब कम है तो ऑस्मोलरिटी तो ज़्यादा होगी, और हाई लाइन कास्ट मिलता है। जबकि पोस्ट में मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन निकलता है, और सोडियम की वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और सोडियम जो है वो आपके यूरिन के साथ ही यूरिन सोडियम ज़्यादा निकलता है, और फ्रैक्शन सोडियम में भी ये यूरिन में ज़्यादा निकलता है, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन है ना, वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो जो है ना आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, और ऑस्मोलरिटी क्या है, कम है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मडी ब्राउन कास्ट है, शायद आगे दिया हुआ भी है, हाँ आगे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो। अच्छा, डाइजेस्टेंट ब्लैडर, और इसमें यूरिन कैथेटर हम दे देंगे डिकम्प्रेस करने के लिए ब्लैडर को, ठीक है। बाकी ये चीज़ है, देखो ये प्री रीनल एजिटोमिया और पोस्ट रीनल एजिटोमिया, इसमें डिफरेंस देख लो। इसमें तो पोस्ट में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, सेम प्री रीनल की तरह। इन दोनों में देख लो, देखो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन प्री रीनल में क्या था, ज़्यादा था, इसमें क्या है, कम है। यूरिन सोडियम यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। फ्रैक्शनल ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। देखो जो यूरिन सोडियम है फ्रैक्शनल, ये आपको सेम ही बताते हैं, सेम चीज़ बताते हैं आपको ये। और देखो हमने ये देखा था प्री रीनल में कि यूरिन आउटपुट बहुत कम था। जब यूरिन आउटपुट कम था तो ब्लड यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो तो बॉडी में बढ़ेंगे, तो इस वजह से ये बढ़ रहा है, ठीक है। और जब यूरिन आउटपुट कम है तो सोडियम भी कम निकलेगा, तो इस वजह से ये फ्रैक्शनल सोडियम भी कम है, ठीक है। और जब वो कम निकलेगा तो यूरिन सोडियम भी कम होगा, ठीक है। और यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें सोडियम है नहीं, ऑस्मोलरिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपका प्री रीनल में बताया था। और पोस्ट रीनल में रीनल में मैंने ये बताया था कि डाइल्यूट यूरिन इस वजह से निकल रहा है क्योंकि ट्यूबुलर सेल लॉस्ट हो गए हैं, इस वजह से जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही सोडियम और वाटर की। और जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो वो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहे हैं बॉडी से, ठीक है, मतलब डाइल्यूट यूरिन जा रहा है। जब डाइल्यूट यूरिन जा रहा है तो ऑस्मोलरिटी कम नज़र आएगी आपको यहाँ पे। और जब यूरिन में ही आपका सोडियम निकल रहा है तो यूरिन सोडियम ज़्यादा होगा ना, और फ्रैक्शनल सोडियम भी 1% से ज़्यादा होगा या 2% से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब वो ज़्यादा होगा मतलब सब चीज़ यूरिन के तो बाहर निकल रही है तो ब्लड यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो कम होगा रीनल एजिटोमिया में, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें हमने अगर आया था यूरिन सेडिमेंट, यूरिन हाइलिन कास्ट है और डिहाइड्रेशन है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्री रीनल फेलियर है। और रेड सेल कास्ट या डेस्मॉर्फिक सेल्स मिले, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस है तो इंटेस्टिक रीनल फेलियर है। और गेरल मडी ब्राउन ने बताया था कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो कि इंटेस्टिक रीनल फेलियर की क्लासिफिकेशन से है। वाइट सेल और इज़ोनोफिल्स मिल रहे हैं तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि याद रखना है, इंटेस्टिक रीनल फेलियर। वाइट सेल कास्ट मिल रहे हैं तो ये पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, मतलब पास है। और तो ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, पोस्ट रीनल भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई। और ये एक्यूट किडनी इंजरी का था। उसके बाद हम आते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज में मैंने ये बताया था कि ये इरिवर्सिबल लॉस है, ठीक है, रेफर टू इरिवर्सिबल ड्यूरेशन ऑफ रीनल फंक्शन, वही चीज़ एंड स्टेज रीनल डिसीज़ होती है ये। इसमें मतलब लॉस ऑफ रीनल फंक्शन पूरी तरह लॉस हो जाता है, आपको कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं, एब्नॉर्मलिटीज़ मिलती है जिसे हम यूरीमिया कहते हैं। और यूरिया जो है वही चीज़ है जो आपको इंडिकेशन थी ना डायलिसिस के लिए, वही चीज़ आपने लिख लेनी कि यूरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। मतलब इसमें यहाँ पे आपने डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांटेशन अगर नहीं करवाई तो बंदे की डेथ हो सकती है। तो सेम आपने वही डायलिसिस की इंडिकेशन लिख देनी है यूरीमिया में, मेटाबॉलिक फ्लूइड और पल्मोनरी एडिमा, हाइपरकैलेमिया, यूरिमिक इंसेफेलोपैथी, यूरिन पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये तो एक क्रॉनिक किडनी। और इसमें सिम्टम आपको ये मिलेगी कि पफनेस मिल सकती है, पेटिंग एडिमा, फॉगी यूरिन मतलब झाग जैसा यूरिन उसका निकलेगा, ब्रेथलेसनेस होगी और क्या होगी, वेस्ट मसल ट्विचिंग होगी, एडिमा होगा,
ठीक है, ब्लीडिंग होगी, एनीमिया, सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद स्टेजेस फॉर किडनी डिजीज देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना स्टेजेस दिए हुए हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन दी है। अगर मोर देन 90 है तो इसका मतलब नॉर्मल आपकी किडनी काम कर रही है। अगर 90 से ना आप एक कम करो तो 89 से 60 तक तो माइल्ड है, ठीक है, स्टेज 2 है। 59 से अगर 45 है तो मॉडरेट 3 है, स्टेज 3 की ए है। अगर 44 से 30 है तो स्टेज 3 की बी है और ये भी मॉडरेट है। और 29 से 50 है तो ये सीवियर क्रोनिक किडनी डिसीज है, इसमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और लेस देन 50 है तो ये किडनी फेलियर है, मतलब एंड स्टेज रिनल डिसीज़ है, जिसमें आपने किडनी ट्रांसप्लांट लाजमी करवानी है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो BCQs भी आया हुआ है, वो यही है कि डायबिटिक मेलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के साथ आ सकता है, ग्लोमेरुलर डिसीज़ के साथ आ सकता है, इंटेस्टाइनल किडनी डिसीज़, स्टमक डिसीज़, SLE के साथ आता है, आर्टरियोसिस के साथ आ सकता है, इनहेरिटेड, एडियोपैथिक, एनसेड, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन को हमें डायबिटिक मेलाइटिस याद रखना है। अब इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लो। देखो एनीमिया होगा। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि एरिथ्रोपॉइटिन आपको पता है किडनी से बनता है। जब किडनी का फंक्शन ही लॉस हो गया है, इरिथ्रोपॉइटिन ही नहीं है, तो जाहिर सी वजह से एनीमिया तो होगा, ठीक है। और वो कौन सा होगा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमेटिक एनीमिया होगा। ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि किडनी के थ्रू ही ग्रेनुलेशन होती है प्लेटिलेट की। जब वो प्लेटिलेट की ग्रेनुलेशन नहीं हो रही, ग्रेनुलेट ही नहीं हो रही, तो ब्लीडिंग तो होगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आपने याद है, मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में, ठीक है। मोस्ट कॉमन ये है। फिर सेकेंड आपका इन्फेक्शन है, ठीक है। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया देख लो। हाइपोकैल्सीमिया ये होता है कि कैल्शियम जो होता है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, किडनी जो है ना ट्रांसफर करता है पॉलीकैल्सिफेरोल को इनएक्टिव मेटाबोलाइट 125 डाईहाइड्रोपॉलीकैल्सिफेरोल में, और ये एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। अब जब किडनी की फंक्शन का किडनी का फंक्शन ही लॉस हो गया है क्रॉनिक में, तो ये 125 डाईहाइड्रोपॉलीकैल्सिफेरोल बन ही नहीं रहा। तो ये जब बन नहीं रहा तो ये कैसे गट से कैल्शियम की कैसे गट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो हाइपोकैल्सीमिया के केस है। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में ये होता है कि जब मेटाबॉलिक बॉन्ड डिसीज़ है, किस तरह से कि जब कैल्शियम ही नहीं है तो बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। बॉडी क्या करेगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी या एब्सेंस है, ठीक है। तो ऑस्टियोमेलेशिया का केस है। अब इसमें क्या है कि हाइपोकैल्सीमिया का केस है। हाइपोकैल्सीमिया में बॉडी क्या करेगी? सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को लीड करेगी। मतलब वहाँ से जो है ना, जो पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल जो है वो हाई हो जाएंगे। वो जब पैराथायरॉयड लेवल हार्मोन जब हाई होंगे ना, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जब होगी, सेकेंडरी हाइपोकैल्सीमिया ने सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कर दी। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लेवल जब इंक्रीज़ होंगे तो कैल्शियम बोन से जाएगा, बोन से निकलेगा। तो जब कैल्शियम बोन से निकलेगा तो आपकी बोन्स पोरस हो जाएंगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, फिर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेना। ऑस्टियो हाइपरफॉस्फेटिन, जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का केस आ गया तो इसका मतलब फॉस्फेट ज़्यादा जो है ना आपकी बोन से निकल रहा है। तो आपको पता है कि नॉर्मली फॉस्फेट तो किडनी से निकलता है बाहर, एक्सक्रीट होता है, लेकिन जब किडनी काम नहीं करी तो फॉस्फेट आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी? इसका लेवल बढ़ जाएगा। और सोने पे सुहागा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी स्टार्ट हो गया है, वहाँ से फॉस्फेट और ज़्यादा निकल रही है और किडनी जो है उसकी एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहा, तो हाइपर फॉस्फेटीमिया का केस आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, एसिडोसिस भी मिल रही है, क्लोसिस भी, दोनों चल रहे हैं साथ। इन्फेक्शन देख लो। इन्फेक्शन जो है जब न्यूट्रोफिल ही डिग्रेनुलेट नहीं हो रहे, प्लेटलेट ही डिग्रेनुलेट नहीं हो रहे बाय द किडनी, क्योंकि किडनी का फंक्शन लॉस हो गया है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल काम नहीं कर रहे तो इन्फेक्शन का हो सकता है। इन्फेक्शन इज द सेकंड मोस्ट कॉज ऑफ डेथ इन क्रॉनिक किडनी डिसीज़, ठीक है, आफ्टर कार्डियोपैथी। मोर BCQs है आपका। एसिडोसिस क्यों? क्योंकि इंक्रीज हर चीज़ की कैटेगरी, वहाँ से जो है ना कैल्शियम किडनी ने काम करना छोड़ा, मतलब किस तरह से कि वो 125 डाईहाइड्रोकैल्सिफेरोल नहीं बन रहा, कैल्शियम की एब्जॉर्ब नहीं कर रहा गट से, तो बॉडी ने जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से बोन से कैल्शियम को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ठीक है। मतलब हर चीज़ टूट रही है, इंक्रीज टिश्यू कैटाबॉलिज्म हो रही है और डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस से एसिडोसिस का केस बन रहा है। एंड लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गई, हाफ लाइफ इंसुलिन की बढ़ गई, मतलब डायबिटीज़ पेशेंट में भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, हाफ लाइफ, और बहुत ज़्यादा पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया लॉन्ग टाइम तक रह रहेगी, ठीक है। अच्छा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिड्यूस एपेटाइट, ठीक है। हमने CBC करवाई, यूरिन क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिन क्रिएटिनिन यूरिनलाइसिस, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। कैल्शियम देख लिया आपने, फॉस्फेट देख लिया बढ़ा हुआ, कैल्शियम कम, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल आपको बढ़े होंगे, एल्बुमिन कम होगा, ब्लड ग्लूकोज जो है आपको हाइपोग्लाइसीमिया का केस होगा क्योंकि इंसुलिन हाफ लाइफ की बढ़ी हुई है, ठीक है।
ईसीजी अगर 40 ईयर से ज़्यादा है तो आपने ईसीजी करवा ली, ठीक है। हाइपरकैलेमिया का केस है तो आपने ईसीजी करवा ली। रीनल अल्ट्रासाउंड आपको स्मॉल किडनी मिलेगी क्रॉनिक डिसीज़ में, एसिमेट्रिक किडनी एक छोटी एक बड़ी, तो वो रीनोवेस्कुलर और डेवलपमेंटल डिसीज़ में कोई डेवलपमेंटल केस होता है या कोई रीनोवेस्कुलर केस है, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ में आपने याद रखना है कि स्मॉल किडनी मिलती है, ये बाकी कुछ याद रखो या ना रखो। मैनेजमेंट हम पेशेंट को ही बोलूँगी कि बेटा आपने स्मोकिंग सेशन कर लो, अगर आप स्मोकर हो तो स्मोकिंग सेशन करो। प्रोटीन थोड़ी कम लेनी है क्योंकि आपकी किडनी जो है वो फेल होने की तरफ है, तो आपने थोड़ी प्रोटीन की स्टेशन कम कर ले। अगर हाइपरटेंसिव है तो बोलूँगी थोड़ा सोडियम कम लो, और पोटेशियम को मैं बोलूँगी रिस्ट्रिक्ट, कि पोटेशियम आपने बिल्कुल नहीं रखा। मुझे लग रहा है कि ये ऑलिगी यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट, जैसे मैंने पेशेंट को यूरिनालिसिस की है तो मुझे अगर लगा कि हाइपरकैलेमिया केस है या ऑलिगी यूरिया, तो मैं बोलूँगी कि आपने बिल्कुल पोटेशियम नहीं लेनी, और फॉस्फेट आपने बिल्कुल नहीं लेनी, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं लेनी आपने, ठीक है। इस तरह से ब्लड प्रेशर में उसे बोलूँगी कि अगर वो नॉन डायबिटिक है तो बोलूँगी 130 से 80 तक आपने मेंटेन रखना है। अगर वो डायबिटिक है तो बोलूँगी 125 से 75 तक रखना है। और साथ में एसिनेबट एराबी दोनों, भले वो डायबिटिक और नॉन, मैं दोनों को स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं ट्रीटमेंट क्या करूँ, एनीमिया है तो एरिथ्रोपोइटिन रिप्लेसमेंट कर दूँगी, ठीक है। और साथ में आयरन सप्लीमेंट देंगे क्योंकि मुझे पता है कि इस पेशेंट की किडनी काम ही नहीं करी, तो मुझे इसको देनी पड़ेगी, मुझे एरिथ्रोपोइटिन रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, आयरन सप्लीमेंट देनी पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया तो विटामिन डी दे दूँगी, कैल्शियम रिप्लेसमेंट कर दूँगी। ऑस्टियोमैलेशिया है तो वही विटामिन डी कैल्शियम रिप्लेसमेंट। ब्लीडिंग है तो डेस्मोप्रेसिन दे दूँगी। डेस्मोप्रेसिन मैंने बताया था कि ये फैक्टर 8 की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज प्लेटलेट फंक्शन, ठीक है, तो ये दे दूँगी मैं। हाइपरफोस्फेमिया तो मैं ऑरल फॉस्फेट बाइंडर दे दूँगी क्योंकि फॉस्फेट को किसी तरह से बाहर निकालना है ना, किडनी काम नहीं कर रही लेकिन कुछ तो करना है ना, पेशेंट को तो ज़िंदा रखना है ना, तो ऑरल फॉस्फेट बाइंडर दे दूँगी। हाइपर मैग्नीशियमिया है तो रिस्ट्रिक्ट कर दूँगी, हाइपर मैग्नीशियम फूड जो है आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। प्लूराइटिस है मतलब खारिश हो रही है तो डायलिसिस कर दूँगी, अल्ट्रावायलेट लाइट से वो करूँगी। एथेरोस्क्लेरोसिस है तो डायलिसिस होगी। एंडोक्राइनोपैथी है तो डायलिसिस, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। ये साइड रिप्लेसमेंट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मैंने पहले बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट दूंगी ताकि वो बाइकार्बोनेट लेवल को मोर देन 22 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा रखें, ठीक है। अच्छा, हाइपरफोस्टीमिया में ये कह रहे हैं कि ऑरल फॉस्फेट बाइंडर जो है ना वो प्रिवेंट करते हैं फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बाउल, बस इसको या अगर फॉस्फेट बड़ा है और साथ में कैल्शियम कम है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें फॉस्फेट मुझे बड़ा हुआ नज़र आ रहा है और कैल्शियम कम है, तो मैं उसे कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम कार्बोनेट दूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें फॉस्फेट बड़ा हुआ है और कैल्शियम भी बड़ा हुआ है तो मैं उसे 7-MR और ये लेंथेनम दूंगी, ठीक है, ये दूंगी मैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। रीनल ट्रांसमिशन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होगा कि या तो डायलिसिस होगी या रीनल ट्रांसप्लांटेशन करो, यही क्रॉनिक में यही केस है, या तो आप पूरी किडनी को ट्रांसप्लांट करो या आप डायलिसिस करवाते रहो, ठीक है, यही है कि एंड स्टेज रीनल डिसीज़ का केस आ जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, इरिवर्सिबल कॉज होता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना डायलिसिस के तरीके, हेमोडायलिसिस मोस्ट कॉमन मेथड है जो आपने देखा हुआ भी होगा, उसके बाद हीमोफिल्ट्रेशन है, फिर पेरिटोनल डायलिसिस है, फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। अब रीनल ट्रांसप्लांटेशन एक्यूट रीनल फेलियर वही इंडिकेशन है, वही जो डायलिसिस के लिए सेम वही मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, फ्लूइड अवॉइडेड पल्मोनरी एडिमा, यूरिमिक पेरिकार्डियम, एन्सेफेलोपैथी, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें ये कि रीनल ट्रांसप्लांट जो है ना आपको स्टेज 4 में करवानी है, स्टेज रीनल डिसीज़ में करवानी है, जो कि जिसमें आपको बताया कि स्टेज 5 जिसमें लेस देन 5 मिनट पर मिनट था किलोमीटर फिल्ट्रेशन रेट, ये आपने देखा था। अब हम जब भी रीनल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे ना तो हम 12 महीने पहले ही पेशेंट को जो है ना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे मेंटली, हम उसे साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे, वही कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। चॉइस ब्यूटी ना उसे बोलेंगे डायलिसिस भी अगर हम करवाएंगे तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे पहले 12 महीने पहले से ना, और साथ में हम जो है ना उसको डिफरेंट डायलिसिस मेथड बताएंगे कि आपने कौन सा करना है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इस तरह से ना। रेफरल ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन, या हम उसे जो है ना ये भी कह सकते हैं कि अगर आप डायलिसिस नहीं कर सकते हो, आप कहते हो कि नहीं इतना नहीं करना, तो आप जो है ना रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हो। इस तरह से हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे डायलिसिस से पहले, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ताकि दूसरे पेशेंट उससे महफूज रहे, क्योंकि डायलिसिस हॉस्पिटल में सिर्फ एक पेशेंट के लिए थोड़ी मुख्तलिफ पेशेंट आते रहते हैं, तो उसके लिए हमने स्क्रीनिंग लाजमी करवानी होती है। अब हेमोडायलिसिस क्या होता है, ये जो है ना स्टैंडर्ड ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी है एंड स्टेज रीनल डिसीज में, जो कि स्टेज 5 है, जिसमें कंसंट्रेशन लेस देन 15 मिलीमीटर पर मिनट है, ठीक है, क्योंकि आपको याद हो गई होगी, मैंने पहले बताई दी है। एक MCQ ये हो गया आपका कि स्टैंडर्ड ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी इन स्टेज रीनल डिसीज वो क्या है, हेमोडायलिसिस है ये आपका। और दूसरा ये कि रूट आपको पता होना चाहिए, एट्रोविनस फेस्चुला होता है, एट्रोविनस शंट होता है, सेंट्रल विनस कैथेटर होता है, बस एक दफ़ा पढ़ लो। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें जो है ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, नेगेटिव ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर होता है, ठीक है। और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में जो है ना आपको जो वेस्कुलर एक्सेस होता है ना हेमोडायलिसिस के लिए, वो आपका एट्रोविनस फेस्चुला है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और यूजुअली ये 4 आर्म पे लगता है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है।
दूसरा ये याद रखो कि इसमें जो है ना हम आर्टिलाइजेशन करवाते हैं। आर्टिलाइजेशन क्या होती है कि हम जो है ना इंक्रीज़ प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं आर्टरी टू वेन, ताकि क्या हो जाए, डिस्टेंशन हो सके और थिकनिंग हो सके वेन की, तो इसे आर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना मैच्योरेशन का, ये 4 से 6 हफ्ते लेता है, एक ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा हमने स्क्रीन करवाना है हेपेटाइटिस बी, ऑल पेशेंट को स्क्रीन करना है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, और हेपेटाइटिस बी जो है मोर इन्फेक्शन है सी और HIV से। ठीक है, तो लाजमी स्क्रीनिंग करवानी है, वरना दूसरे पेशेंट अफेक्ट हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है हेमोडायलिसिस की, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी है, तो इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन यही है कि हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को एथमिया हो सकता है, और एटोवेनस फिस्टुला जो साइट आपने लिया वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, स्टेनोसिस हो सकती है, एनेरिज्म हो सकता है, स्टील सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हीमोफिल्ट्रेशन क्या है, ये यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट। ये बस इतना याद रखो कि हीमोफिल्ट्रेशन जो है ना, ये जो डायलिसिस की सेकेंड टाइप है, ये एक्यूट किडनी इंजरी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है प्रिंसिपली। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी में आपको हीमोफिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो। अब इसकी एडवांटेज ये है कि ये लेस आपको टेंशन करवा सकता है किसी हेमोडायलिसिस से, और ये ब्लड वॉल्यूम को बेटरली कंट्रोल कर सकता है देन हीमोडायलिसिस। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत महंगा है और बहुत लंबा टाइम लेता है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। पेरिटोनियल डायलिसिस ये होती है कि ये जो है ना आपकी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए प्रिंसिपली यूज़ होती है। ये किसके लिए हो रही थी प्रिंसिपली यूज़, एक्यूट किडनी हीमोफिल्ट्रेशन, और पेरिटोनियल डायलिसिस क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए होती है। ठीक है, और इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये सिंपल टू परफॉर्म है और सस्ती भी होती है, और घर पर आसानी से पेशेंट उसको कर सकता है। और चिल्ड्रन और जो ओल्ड लोग होते हैं ना, या कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी, तो वो घर पे आसानी से अपने ये पेरिटोनियल डायलिसिस इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली इस तरह से कि घर पे भी यूज, लेकिन इसका जो कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस कर सकता है, मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, खेतरेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है, कितने माल फंक्शन हो सकती है, हार्निया हो सकता है, बैक पेन हो सकता है इसकी वजह से। अब रीनल ट्रांसमिशन क्या है कि इट इज़ ऑफर द बेस्ट चांस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। बेस्ट जो है ना वो बेस्ट आपका रीनल ट्रांसप्लांटेशन है कि आप रीनल ट्रांसप्लांट कर दो, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा, कंप्लीट रिहेबिलिटेशन होगी। लेकिन हाँ, ये कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन बेटर है, HLA आइडेंटिकल होना चाहिए। अब इसमें कंट्राइंडिकेशन ये है कि एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट यही है कंट्राइंडिकेशन कि अगर मेलिग्नेंसी है, कोई वेस्कुलाइटिस है, कोई हार्ट डिसीज़ है, या कोई ऑक्लूसिव एटोइलिक वेस्कुलर डिसीज़ है, ये मैं आपको सर्जरी में पढ़ाऊँगी वेस्कुलर वाले में ना, कि अगर कोई ये है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि करने का फ़ायदा ही नहीं है। रिलेटिव में ये कि अगर लेस देन 1 है या मोर देन 25 है तो आप सोच लो कि हाँ मतलब नहीं हो सकता, लेकिन अगर पेशेंट चाहे तो हम करवा देते हैं। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ डिसीज़ हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ डिसीज़ है तो हम कहते हैं कि फिर ना ही करवाओ, लेकिन अगर पेशेंट चाहे तो कर। ये रिलेटिव है, मतलब पेशेंट डिपेंड करता है, हम बोल देते हैं कि यार नहीं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई अगर है डिसीज़, कोई कोमॉर्बिडिटी है तो हम, लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, इसमें तो हम नहीं करते क्योंकि फेल हो जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रग इंड्यूस किडनी इंजरी भी होती है। ड्रग इंड्यूस में यही होती है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहा है, ठीक है, और उसने नेफ्रोपैथी कर दी है। नेफ्रोपैथी मतलब जो नेफ्रेटिक जो आपके है ना किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो उसमें आता है ड्रग इंड्यूस। वो मैंने पहले ही बता दिया एनसेड में, तो बताने की ज़रूरत नहीं, बस मैं ये सारी चीज़ें तभी याद रख लो। है वो है रीनल डिस्ट्रॉय बताया दिया कि कोई बीपी हाइपोग्लाइकेमिया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, हमारे पास है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम। ठीक है, मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई, मैं नेक्स्ट में करवा दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में करवा दूँगी। अगर आपको इस तरह से सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर लूँगी। वैसे ये बहुत काफ़ी अर्से से मैंने कोई वीडियो अभी नहीं बनाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद पढ़ रही हूँ तो मैं वीडियो बना ही लूँ। लेकिन लिटरली खुद पढ़ने में और वीडियो बनाने में बहुत फ़र्क है। लाइक खुद बंदा जल्दी पढ़ लेता है, लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो ना तो आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हो, तो वो एक बात में बार बार बोलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन सामने को समझ आई है नहीं, कोई लाइफ तो है ही नहीं कि आप लोग बोलो कि हाँ समझ आ गई, तो मैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पर। तो ऐसे है कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, आप खुद पढ़ो तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से आपको लगा, फिर मैं ये नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। जज़ाकल्लाह।